हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम शुरू करेंगे संविधान, और संविधान में स्पेशली जो पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट होगा पार्ट 5। और पार्ट 5 में जैसा आप सब जानते हैं राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और एग्जाम्स में आप देखेंगे, चाहे वो वीडियो के एग्जाम्स हो, टेट सुपर टेट के एग्जाम्स हो, बैंक के एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम्स हो, या अभी अपकमिंग एग्जाम आपका बीईओ का आने वाला है, या नई जो शिक्षक भर्ती आपकी जूनियर की आने की उम्मीद है पूरी, उन सब में जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी अपनी एक अलग भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं आपको इस एग्जाम पर्पज से आने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी, और संभवतः आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति देश में वो पद है जिसे हम प्रथम नागरिक के रूप में देखते हैं। किस रूप में? प्रथम नागरिक के रूप में देखते हैं। अब ये पद वरीयता क्रम की दृष्टि से यदि देखा जाता है तो ये व्यक्ति क्या है? ये प्रथम नागरिक होता है। कहाँ का? देश का। और इस प्रथम नागरिक के लिए व्यवस्थाएं भाग 5 में दी गई हैं। आर्टिकल 52 से 62 तक की व्यवस्था इसमें आती है। अब आप देखें कि इसको हम कहां से शुरू करेंगे? आर्टिकल 52 से। और 52 आर्टिकल में साफ लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत का राष्ट्रपति की व्यवस्था कहां से शुरू होती है? तो आर्टिकल 52 से। इसमें सिंपल इतना याद रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट ले जाते हैं तो आपका आर्टिकल आता है 53। और 53 आर्टिकल में एक लाइन लिखी हुई है, संघ की कार्यपालिका शक्ति अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, क्रियाकलाप होंगे, एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, या पॉइंट आप कह सकते हैं कि सुरक्षा बल या सिक्योरिटी फोर्स, इनका सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति में। और ये व्यवस्था कहाँ है? आर्टिकल 53। तो 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति और सुरक्षा बलों की का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 54, जिसे आप 54 अर्थात इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप देखें ये आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज से? डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में निर्वाचन की व्यवस्था है। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, अर्थात इसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो यदि नियुक्ति की बात आए तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन होता है। अब आप देखेंगे कि आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इलेक्शन होता है तो हम लोग तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने के लिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आर्टिकल 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति की जो वोट करने की अथॉरिटी है वो इन मेंबर्स को है, अर्थात राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वो लोग भाग लेते हैं। तो आपको वो समझना है, वो याद करना है कि भाई राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग ऐसे हैं जो भाग लेते हैं, वोट करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप उसको याद रखेंगे कि जो हमारे दोनों सदन हैं, तो दोनों सदन जहां वर्ड लिखा हुआ है इट मीन्स वो पार्लियामेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पार्लियामेंट की। अब आप ये दोनों सदन की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ दोनों सदन कौन से हो गए? एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। इन दोनों सदनों के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। यहाँ सिंपल वर्ड सदस्य लिखा हुआ नहीं है, यहाँ सिंपल वर्ड सदस्य ना लिख करके निर्वाचित शब्द लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ दोनों सदनों के वही सदस्य भाग लेते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में आप देखें कि और कौन लोग हैं जो भाग लेते हैं? राज्य की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य को स्पेशली यहाँ लिखा गया है कि निर्वाचित सदस्य यहाँ आप देखेंगे, निर्वाचित सदस्य आप यहाँ देखेंगे। तो जो हमारी राज्य की विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य यहाँ पर इलेक्शन में वोट करते हैं। इसके बाद एक तीसरा आदमी और कौन है जो यहाँ पर वोट करता है? वो है दिल्ली और पांडिचेरी। दो याद रखेंगे। और आप जैसा कि इन दोनों वर्ड्स को देखते ही समझ गए होंगे कि ये स्टेट नहीं है, ये क्या है? ये यूटी है। बट यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्टिकल 54 में दिल्ली और पांडिचेरी को भी राज्य के अंतर्गत डिफाइन कर लिया है। जब राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वैसे ही दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं।
जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कहीं पर भी दिल्ली पांडिचेरी की व्यवस्था नहीं थी। अब दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा मेंबर्स अर्थात एमएलए को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने की अथॉरिटी मिल गई है। ये व्यवस्था हमारी कहां से आई है? आप देखें 70वें संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति के इलेक्शन में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा मेंबर्स को भी वोट करने का अधिकार मिल गया है? तो 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को भी इलेक्शन में वोट करने का अधिकार मिल गया है। तो इस तरीके से आर्टिकल 54 अर्थात 54 आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आदि भाग लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप पहुंचते हैं आर्टिकल 55 पर, जो बताता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो यहाँ हमें बहुत सिंपल तरीके से 2-3 शब्द हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन कौन लोग हैं, मतलब क्या रीति है जो इलेक्शन में अपनाई जाती है। तो हम यहाँ हल्का फुल्का उसको देखेंगे कौन सी रीति है, क्योंकि इसके लिए मैं आपका एक निर्वाचन का, राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक स्पेशली लेक्चर और तैयार करूंगी, लेक्चर और आपको दूंगी, जिसमें हम पूरा इलेक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें हमें याद रखना है कि अनुपातिक पद्धति के अनुसार, दूसरा एकल संक्रमणीय, जिसे आप हस्तांतरणीय बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहता है ये वर्ड, सिंगल ट्रांसफरेबल मत के अनुसार, और गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का इलेक्शन संपन्न होता है। अर्थात राष्ट्रपति के इलेक्शन के संपन्न के लिए आप 3 शब्द ये याद रखेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल 55 में रीति बताई गई है। मैनर कहाँ है? आर्टिकल 55। यहाँ निर्वाचन की रीति में ये 3 जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय जिसे हस्तांतरणीय भी बोल सकते हैं, और गुप्त मतदान तथा अप्रत्यक्ष, ये चारों शब्द आपको लिए जरूरी हैं समझने। अप्रत्यक्ष तो का मतलब क्या है कि जिसमें आपके चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के वोट करते हैं, उस ढंग को हम अप्रत्यक्ष ढंग बोलते हैं। वो गुप्त मतदान, जैसा आप सब जानते हैं, गुप्त मतदान का मतलब है ऐसा मत जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि भाई ये मत हमने किसके फेवर में किया है। अब ये जो 2 शब्द आपके सामने आए हैं, अनुपातिक या प्रोपोर्शनल पद्धति के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल या एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, तो इसको आप समझ लेंगे थोड़ा सा कि जब भी आप राष्ट्रपति पद के लिए, इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनते हैं, तो आपके साथ क्या है, 2-3 कंडीशन ऐसी होती हैं कि भाई आपको इलेक्शन में कम से कम इतना मत चाहिए होता है। तो एक पर्टिकुलर अनुपात में आपको वोट चाहिए। वोट यदि वो आपको मिलते हैं तो आप वहां आगे कैंडिडेट के रूप में आ जाते हैं, अदरवाइज आपको फिर आपके मतदान के बाद रिजल्ट के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ती है। जैसा आपने वीवी गिरी के समय में भी पढ़ा होगा कि जो वीवी गिरी हमारे ऐसे एक प्रेसिडेंट रहे हैं जिनके समय में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, क्योंकि उनका द्वितीय चक्र का मतगणना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां उन्होंने अपना जो एक पर्टिकुलर होता है 50% प्लस ये जो वोट थी उनको पहली मतगणना पर नहीं आई, तो इसलिए दोबारा करनी पड़ी। अब सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो वहां A, B, C और D, ये 4 कैंडिडेट हैं मान लिया, और जिसके पास वोट की अथॉरिटी है, जो वोट देने का अधिकार रखता है, वो इन चारों को ही अपनी चॉइस पर रखेगा। तो एक तरीके से वरीयता दी जाती है, चॉइस रखी जाती है, तो वो ट्रांसफर होती रहती है। अब मेरी चॉइस, मान लिया मैं कैंडिडेट हूँ और मुझे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करना है, तो और मुझे राष्ट्रपति के रूप में ये B आदमी पहली चॉइस है मेरी, और यदि उसको एक अनुपातिक रूप से हिस्सेदारी आती है उसकी तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरी सेकंड चॉइस पर कौन सा होगा? A होगा, थर्ड चॉइस पर मेरी कौन है? D है, और फोर्थ चॉइस पर ये है C। इस तरीके से अपनी वरीयता वहां पर रखनी होती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, हर किसको, हर जो वोटर होता है उसको। तो ये एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति हल्का फुल्का आपने इसको यहाँ पर देखा। इसके बाद जो निर्वाचन होगा, तो यहाँ कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मत मूल्य होता है वो क्या होता है। अब आप देखें कि एक तरफ है केंद्र, केंद्र का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक तरफ होता है राज्य। राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर? एमएलए, क्योंकि अभी हमने देखा था आर्टिकल 54 में कि एमएलए ही वोट कर सकते हैं, एमएलसी वोट नहीं करते हैं। तो यहाँ कोशिश की गई है आर्टिकल 55 में कि केंद्र और राज्यों का जो मत मूल्य है वो बराबर रहे, अर्थात उसमें ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस ना आए। तो उसके लिए मत मूल्य निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम सबसे पहले जनसंख्या के आंकड़े लेते हैं।
मत मूल्य किसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है? जनसंख्या के हिसाब से। और जो जनसंख्या है, अब सीटें कितनी हैं, वोट वैल्यू क्या है, ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है। और जो सेंसस आता है जनसंख्या का, वो हर 10 साल पे आता है। तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जनसंख्या हर 10 साल बाद बढ़ती गई और वैसे ही वैसे वो मत मूल्य भी बढ़ते गए। तो जो जिसकी स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है, उस स्टेट की मत वैल्यू ज्यादा हो गई। तो 1971 में जो आपकी जनगणना हुई थी, इस जनगणना पर जो प्रकाशित आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आज तक 2020 आज तक हम क्या कर रहे हैं, इस जनगणना के आधार पर ही अपने वोट की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, चाहे वो एमएलए की वोट वैल्यू हो या वो एमपी की वोट वैल्यू हो। तो एक एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि वोट वैल्यू निकालने के लिए कौन से डाटा, कौन से जनसंख्या आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1971। और ये जो 1971 के आंकड़ों से ही वोट वैल्यू निकाली जाएगी, ये व्यवस्था हमारी की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान 1976 ये कहता है कि 1971 में प्रकाशित आंकड़ों के हिसाब से ही कब तक, सन 2000 तक वोट वैल्यू उसी के आधार पर निकाली जाएगी, अर्थात कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। अब 2000 जब आया तो उस टाइम पर इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी कि अब क्या किया जाए। 2000 के बाद फिर यहाँ अब देखें आप 42वां संविधान, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 84वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया गया। और इस 2000 में संविधान संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई कि जो ये यहाँ पर शब्द पहले था, ये कि 2000 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले प्रकाशित आंकड़े ही चलेंगे 71 वाले। तो यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी गई कि ये जो 2000 शब्द है, इसे अब 2026 पढ़ा जाए। तो आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि वर्तमान में अर्थात 2026 तक, और 26 आप यहाँ ये मान लें कि 26 में तो जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होने हैं। आंकड़े कब प्रकाशित होंगे, 10 साल के डिफरेंस पे होते हैं। तो आंकड़े देखें आप 2031 में प्रकाशित होंगे, और आंकड़े 2031 में आएंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं 2031 तक हमारी इसमें जनसंख्या पर आधारित मत मूल्य में सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सब 1971 के डाटा पर ही आधारित होगा। तो 1971 की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। लेकिन क्योंकि उत्तर भारत की जो राज्य हैं, वहां पर जनसंख्या का बढ़ती हुई जो एक लेवल है, उस आधार पर साउथ के और नॉर्थ के स्टेट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए ये आंकड़ा 71 ही निर्धारित है। और एग्जाम के लिए याद रखें 2026 तक, ये सन यहाँ नहीं रखना है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली रूप में बताया है, तो ये मान के चले। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन है कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं आना है। तो ये बेसिक सी यहाँ पर बात है कि निर्वाचन की रीति इस ढंग से होगी और वोट वैल्यू यहाँ पर ये होगी। तो वोट वैल्यू आप देखें हर स्टेट के एमएलए की, जो ये एमएलए लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब है हर राज्य की जो जनसंख्या है वो कैसी होती है, वो भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यदि जनसंख्या भिन्न है तो एमएलए की वोट वैल्यू भी भिन्न ही होगी। और जो एमपी हैं, एमपी का मतलब लोकसभा और एमपी का मतलब राज्यसभा, इनकी वोट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किसका, हम कौन सा उसमें डाटा रखते हैं, इसके लिए हम एक अच्छा सा लेक्चर तैयार करेंगे अलग से, जो आपको सिर्फ इलेक्शन की रीति, इलेक्शन के बारे में बताएगा राष्ट्रपति की। तो आप इसके लिए इतना ही फिलहाल याद रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 56। और 56 आर्टिकल को आप यहाँ देखें तो इसमें टर्म बताई है, पद अवधि बताई है कि कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है तो वो कब तक पद पर बना रहेगा। तो सामान्यतः आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के बाद उसकी जिम्मेदारी कब तक निभाने की स्थिति रहती है यहाँ पर। तो आप यहाँ इसके लिए 2-3 चीज याद रखें। एक तो रखें कब, 5 साल, लेकिन कब से 5 साल हम सब याद कर लेते हैं, लेकिन कब से, पद ग्रहण की तारीख से 5 साल। दो इसी एक लाइन को पूरा याद रख लेंगे तो दोनों तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, क्या इसे पद से भी हटाया जा सकता है, तो आंसर होता है हाँ, महाभियोग से। हम 5 साल से पहले भी महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, जैसा कि हम आर्टिकल 61 में आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है, किस आर्टिकल में अपनाई जाती है, तो वो आगा। लेकिन यहाँ पर भी कहा है कि ये 5 साल रहेगा, अदरवाइज इसको हम महाभियोग से भी हटा सकते हैं। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है
कि जो ये पद ग्रहण इन्होंने यहाँ पर किया है तो क्या ये त्याग पत्र भी बीच में दे सकते हैं? तो हाँ, ये भी आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है त्याग पत्र भी। तो सामान्यतः हम क्वेश्चन याद कर लेते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन ये भी याद रखना है कि जो त्याग पत्र भी दिया जाता है वो भी आर्टिकल 56 में ही दिया जाता है। और त्याग पत्र ये किसको देता है? ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इसके त्याग पत्र की सूचना, दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको भेजेगा? तो आप देखें, लोकसभा अध्यक्ष अर्थात लोकसभा स्पीकर को उसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो सूचना देनी यहाँ अनिवार्य होती है किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो पद ग्रहण की तारीख से और ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी बेसिक। इसके बाद हम देखें, एक बात और आपको याद रखनी है कि यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आती है कि वो बीच में त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका पद खाली हो गया, अब नया राष्ट्रपति बनेगा, पद खाली हो गया, आकस्मिकता के कारण उनका पद खाली हो जाता है। तो आप बहुत बार पढ़ते हैं कि पद खाली हो गया, तो आर्टिकल 65 जो आप देखेंगे उसमें तो लिखा है कि उपराष्ट्रपति तब तक पद को संभालेंगे जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। तो वो हम बाद में देखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आप आर्टिकल पे आ जाए, आर्टिकल 57 आर्टिकल सीधा अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में पुनर्निर्वाचन की योग्यता है। इसका मतलब ये है कि ये सीधा सा कह रहा है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 57 कह रहा है जितनी बार वो बनना चाहे उतनी बार बन सकता है, अर्थात ऐसी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, कितनी बार भी भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में जैसे आपने देखा है कि किसी कंपैरिजन एकदम अमेरिका से होती है, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 टर्म के लिए, 2 अवधि के लिए ही राष्ट्रपति बनता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इनकी योग्यताएं पे, क्वालिफिकेशन पे। आखिर भारत का राष्ट्रपति बन कौन सकता है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखें, सबसे पहली योग्यता सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यदि ऑप्शन में लिखा आ जाए कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए या भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यहाँ मूल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, अर्थात राष्ट्रपति की बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो आप ध्यान रखें 35 साल। ठीक, इसके बाद तीसरा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य, तो आप इस लोकसभा शब्द को याद रखें, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ध्यान रखें, 3 बातें हैं कि नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो। ये तीनों ही बातें 51 के क्लोज 1 में लिखी हुई हैं, 51 के क्लोज 1 में लिखी हुई हैं। अब इस 51 का ही एक क्लोज 2 है, क्लोज 2, वहां लिखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाभ का पद हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद हो, वो राष्ट्रपति के लिए पात्र नहीं होगा, वो राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात उसके पास राष्ट्रपति बनने के लिए एक तरीके से शर्त भी कह सकते हैं, जब हम उसे आर्टिकल 59 में पढ़ेंगे तो एक शर्त के रूप में भी है कि लाभ का पद आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं उसके बाद, तो उससे पहले भी नहीं होना चाहिए। अब इसी आर्टिकल को हमें 4 रूपों में देखना है, नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उसके पास लाभ का पद भी वो ना रखता हो। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। बस इसके साथ एक इंपॉर्टेंट ये बात जरूर याद रखें कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, अर्थात ना वो लोकसभा का सदस्य होता, ना वो राज्यसभा का होता, सिर्फ उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, कौन सा? आर्टिकल 59 में पद की शर्तें, पद की शर्तें, जहां 58 में योग्यता बताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आपके पास योग्यताएं हो, तो बहुत हल्की फुल्की सी योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए जैसे आपने भी देखी, लेकिन शर्त उसके साथ लगी हुई है और शर्त के रूप में आपको बस 2 ही बातें यहाँ पर याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला है कि वो सदन का, अब सदन किसका, चाहे वो केंद्र का हो या फिर राज्य का, चाहे वो केंद्र का कोई सदन हो या राज्य का सदन हो, अर्थात चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? किसी का नहीं होता। कहाँ लिखा है? 59 में शर्त है। और यदि वो सदस्य है तो उसे पहले अपना पद छोड़ना होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के रूप में वहां पर आएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा यहाँ पर कि वो उसके पास वो राष्ट्रपति बनने के बाद लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा भी हमने 58 में देखा कि लाभ का पद यदि वो रखते हैं तो राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर भी कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा कोई पद नहीं लेंगे जो लाभ के पद की कैटेगरी में आता है। तो कई बार आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि लाभ का पद होता क्या है, तो आप संविधान में देखेंगे और देखिए ये कई बार चर्चा का विषय बनता है कि लाभ का पद क्या होता है, लेकिन संविधान में कहीं भी लाभ का पद डिफाइन नहीं किया गया है। बस इतना जरूर डिफाइन है कि लाभ के पद के अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे कि लाभ का पद के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री। देखो 4 शब्द याद रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर वो राज्य मंत्री हो, किसी भी स्तर का मंत्री हो, ये 4 पद ऐसे हैं जो लाभ के पद नहीं माने जाते। तो साफ कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब आप बन जाते हैं या राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हो जाती है, तो उसके बाद यदि कोई आप उपराष्ट्रपति का पद ले लें, किसी मंत्री का पद ले लें, किसी स्टेट की राज्यपाल का पद ले लें, तो भी आपको लाभ के पद के दायरे में नहीं माना जा सकता, क्योंकि लाभ के पद के अंतर्गत ये 4 पद नहीं माने जाते। तो ध्यान रखेंगे ये पद लाभ के पद नहीं होते। इसके बाद आता है आर्टिकल 60, और 60 का मतलब है शपथ। श की साउंड आती है 60 में, है ना, और शपथ में भी किसकी साउंड आती है? श की। तो सीधा आर्टिकल पूछा जाता है, इसलिए से याद करने के लिए ये याद रखें कि श की साउंड आती है, 60 बोलते हैं और शपथ में भी। तो जो राष्ट्रपति हैं ये किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं? तो बहुत सिंपल सा आप सबको याद रहता है कि जो भारत है अर्थात सुप्रीम कोर्ट का या भारत का न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो सीजे होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके सामने वो शपथ ग्रहण करता है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे संभवतः कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के आता, उनको सबको कॉन्स्टिट्यूशन में बातें बेसिक पता होती हैं कि भाई राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है, तो एकदम आंसर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के। बस थोड़ा सा उसमें याद रखना है कि इसी में एक लाइन और लिखी है कि इन केस यदि किसी वजह से मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर वह नहीं उपस्थित नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में अर्थात मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा इन्हें, तो आप याद रखना है कि उनको ओथ जो यहाँ पर दिलाते हैं वो दिलाते हैं सीनियर मोस्ट या फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश। जो भी सुप्रीम कोर्ट का ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है वो यहाँ पर शपथ दिलाता है किसको? वो राष्ट्रपति को, जब वो मुख्य न्यायाधीश वहां पर पद पर नहीं होते। तो दोनों सेंस में आपको याद रखना है, सिंपल मुख्य न्यायाधीश अदरवाइज ज्येष्ठतम न्यायाधीश। और आप देखें जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में आपको कुछ अनुसूचियां मिलती हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो जिसमें आप तीसरी अनुसूची देखें जहां आप किसी मंत्री की बात करें, जैसे आप प्रधानमंत्री को देखते हैं जब वो शपथ लेते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मेट वो अपनी शपथ में वो बोलते हैं जो कि तीसरी अनुसूची में डिफाइन है। तो यदि बात आती है कि राष्ट्रपति कौन सी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेते। आर्टिकल 60 में जो प्रारूप लिखा हुआ है, इनका प्रारूप आर्टिकल 60 में ही लिखा है, जबकि मंत्री के रूप में शपथ लेंगे आप तो प्रारूप आपको तीसरी अनुसूची में लिखा मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है 60 में जो प्रारूप है उसके अनुसार ही शपथ लेंगे। और 60 में राष्ट्रपति शपथ लेते वक्त जो प्रारूप इस्तेमाल करता है उसमें 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि भाई राष्ट्रपति शपथ किस रूप में लेता है। तो ध्यान रखें, संविधान का संरक्षण, मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, और दूसरी बात याद रखें जनता का कल्याण। शपथ क्या किस बात की शपथ लेते हैं? संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं और जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं, और ऐसा फॉर्मेट कहाँ लिखा है? आर्टिकल 60 में लिखा है। तो शपथ संभवतः आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो शपथ का मतलब है आर्टिकल 60। अब आ जाए आर्टिकल 61।
और 61 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो स्पेशली आर्टिकल भी पूछा जाता है, उसके अंदर जो बेस है वो भी पूछा जाता है। तो याद रखें 61 है महाअभियोग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था आर्टिकल 56 पढ़ाते हुए आपको कि ये 5 साल तक पद पर बने रहेंगे और 5 साल के भीतर भी आप उन्हें हटा सकते हैं, क्या करके, महाभियोग लगा के। अब सिंपल पूछे, महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए अपनाई जाती है? राष्ट्रपति की। किस आर्टिकल में? 61 में। अब प्रक्रिया अर्थात महाभियोग कौन पारित करता है? तो आप इस संसद शब्द का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। किसका? संसद का। संसद में आपके दोनों सदन आ जाएंगे, अर्थात बिना दोनों सदनों की अनुमति के महाभियोग वहां पर पारित नहीं होता। तो बेसिक याद रखें, संसद महाभियोग पारित करती है और संसद अर्थात दोनों सदनों को कितना बहुमत चाहिए, तो ध्यान रखेंगे संकल्प लाने से पूर्व 14 दिन का नोटिस, 14 दिन का नोटिस किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को भेजेंगे कि राष्ट्रपति महोदय हम आपके खिलाफ महाभियोग लेकर जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति के पास तक जाती है। उसके बाद जो भी सदन, संसद का कोई भी सदन जो भी इन पर महाभियोग लाना चाह रहा है, तो सदन क्या करेगा? यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, सदन, क्योंकि एक ही शुरुआत करेगा और सदन 1/4 सदस्यों का संकल्प पास करेगा। 1/4 संकल्प लाने के लिए कितने सदन की अनुमति चाहिए? 1/4 की। अब उसके बाद सदन का बहुमत कितना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे 2/3 बहुमत। तो महाभियोग पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? तो 2/3। संकल्प लाने के लिए कितना चाहिए? तो यहाँ पर 1/4 और संकल्प लाने से पहले 14 दिन का नोटिस यहाँ महाभियोग में दिया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होती है जब दोनों सदन उसको प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। एक सदन से काम नहीं चलता, यहाँ पर संसद शब्द है, संसद का मतलब है दोनों सदन। तो राष्ट्रपति यहाँ पर महाभियोग से हटाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग ये लगेगा, इसका आधार क्या होगा, किस आधार पर हम उस पर महाभियोग लगाएंगे? तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ऐसा किसको लगता है? संसद को लगता है, तो संसद का कोई भी सदन 14 दिन का नोटिस देकर के 1/4 संकल्प पास करा करके अपने सदन के 2/3 से पास करा करके उसे दूसरे सदन के पास भेजेगा और दूसरा सदन भी जब 2/3 से पास कर देगा तब वो पारित मान लिया जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका महाभियोग का बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 62 और 62 आर्टिकल में हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आपका 62। तो यदि किसी भी वजह से, जैसे मैंने अभी कहा, महाभियोग से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, किसी भी आकस्मिक कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति को हटा दिया गया महाभियोग से, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 62 व्यवस्था करता है कि जो ये रिक्ति हुई है, कैसी रिक्ति है? आकस्मिक रिक्ति है, इसे यथाशीघ्र भर लिया जाना चाहिए। कब? एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, और इस पे टाइम लिमिट दे दी है, अर्थात 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि आकस्मिक रिक्ति की अवस्था में राष्ट्रपति का पद कितने दिन के भीतर भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। और इस दौरान जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 65 व्यवस्था करता है कि उपराष्ट्रपति पद पर आ जाते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने आज देखे इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, जो राष्ट्रपति की बेसिक बातें बता रहे थे संविधान में। और हम समय समय पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको, क्योंकि राष्ट्रपति टॉपिक अपने आप में संविधान में बहुत बड़ा है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं या राष्ट्रपति की पावर्स कौन कौन सी हैं, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो उसको अच्छे से एक नया लेक्चर उसके लिए तैयार करेंगे। और आज के लिए मैं समझती हूँ कि 52 और से 62 तक का ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको ये लेक्चर मेरा आप पसंद आया हो, आप सेटिस्फाइड हो, कोई भी इसके लिए क्वेरी हो, तो आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं और अपने कमेंट्स में, तो मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगी। तो आपको पसंद आई हो तो इस पर एक लाइक कर देना और इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकूं।